Good morning, students. So today we are going to start our next unit, that is gravitation. That is your unit number 6. So इसमें बहुत सारी terms हैं जो basic terms है which you have already studied in your class 9th. तो starting के terms जो है वो हम सिर्फ just recapitalization करेंगे so that कि आपको जो terms आपने already पढ़ी है वो आपको थोड़ा सा revise हो जाए. Clear? So जो आपका chapter का नाम है that is gravitation. या फिर आप ग्रेविटेशन बोलते हो या फिर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती है. तो जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ है, आपके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप बोलते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लेते हैं जैसे हमारे इस यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ है. फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग दीज टू बॉडीज़ विच आर लाइंग इन दिस यूनिवर्स. जब आप यूनिवर्स की बात करते हो तो यूनिवर्स में आपके पास जैसे मून है, स्टार है, आपका सन है, ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स मींस ब्रह्मांड. इस यूनिवर्स में सन, मून, ये सारी चीज़ें, अर्थ, ये सारी यूनिवर्स के अंदर है. तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशन है दैट इज़ एप्लीकेबल ओवर ऑल दीज थिंग्स. ये हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ होती है, जैसे आपका टॉपिक का नाम है फर्स्ट ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जैसे मैंने इस यूनिवर्स में आप कोई भी दो बॉडीज़ ले लो. फॉर एग्जांपल इसका मास m1 है और सेकंड बॉडी का मास m2 है. जब आप दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स की बात कंसीडर करते हो तो बाकी बॉडीज़ की प्रेजेंस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो एट अ टाइम हम क्या करेंगे, इन दो बॉडीज़ के बीच की फ़ोर्स की स्टडी करेंगे. तो हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, बोला इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ है वो सारी बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप कौन सी वाली फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तो ये वाली फोर्स जो होती है दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव नहीं होती है ये. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ है वो सारी बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो ये वाली बॉडी जो है वो इस बॉडी को, मींस ए बॉडी इज़ अप्लाइंग अ फोर्स. अगर ए ने बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो ए जो है वो बी पे अपनी तरफ क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी. सिमिलरली अगर बी पे ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो बी ने भी ए को अपनी तरफ क्या लगानी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है. तो ये इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. सो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करेंगे तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट force of attraction which exist between any two bodies lying in this universe. जो इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा. क्लियर. तो आपको इसको डिफाइन करना है. आई होप आप इजीली इसको डिफाइन कर लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलेरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपको पता है कि जैसे आपके पास ये अर्थ है, ये आपके पास सेकेंड टर्म आएगी जो आप डिफाइन करेंगे. क्लियर. तो आपको पता है कि जब आप एक अर्थ की बात करते हो, दैट इज़ योर अर्थ. ठीक है. और ये कोई बॉडी है, इसका मास m है और अर्थ का मास m, कैपिटल M. तो अर्थ भी इस यूनिवर्स में लाई कर रही है और ये बॉडी भी इस यूनिवर्स में लाई कर रही है. मीन्स इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर. अब इस अर्थ ने इस बॉडी को क्या करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. तो ये अर्थ इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी. सो वेन एवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाती है, अर्थ लगाती है किसी भी बॉडी पे, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्लियर. अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये कौन सी वाली फोर्स है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ जाती है. अब जब अर्थ ने इस पे फोर्स लगानी है तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी ने इसकी तरफ मूव करना शुरू करना है. क्लियर.
अच्छा, एक और टर्म आती है कि इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्थ बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो बॉडी भी अर्थ पे फोर्स लगा रही है। तो जब आप बॉल को उछालते हो तो अर्थ की जब फोर्स लगाएगी तो बॉल जो है वो रिटर्न बैक आ जाता है अर्थ के पास, अर्थ की तरफ। लेकिन अर्थ बॉल की तरफ मूव नहीं करती, जबकि फोर्सेस तो दोनों लगाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन होता है, और एक्सीलेशन जब किसी बॉडी में प्रोड्यूस होनी है तो दैट इज इक्वल टू F/m। तो जब आप यहाँ पे बात करते हो तो अर्थ और ये अर्थ ने जितनी फोर्स के साथ बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उतनी ही सेम फोर्स के साथ इस बॉडी ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इन दोनों जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे एक दूसरे पे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मीन्स इन द बोथ द केसेस, बॉडी और अर्थ के केस में एफ क्या चीज़ आ रही है? कांस्टेंट, सेम आ रहा है। तो यानी कि एक्सीलेशन जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा मास पे। जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलेशन प्रोड्यूस कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सीलेशन प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। सो व्हेन वी आर कंसीडरिंग अ अर्थ एंड अ बॉडी, एंड इन दिस केस द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द बॉडी। देयरफॉर बॉडी का मास लेसर होने की वजह से बॉडी में एक्सीलेशन प्रोड्यूस कैसी होती है? ज़्यादा, और अर्थ में एक्सीलेशन कैसी होती है? नेग्लिजिबल, जो नोटिसेबल नहीं होती, हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते। इसीलिए अर्थ की मूवमेंट नहीं हम ऑब्जर्व करते और बॉडी की आपको ऑब्जर्व हो जाती है। तो उसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हो, ठीक है, जो अर्थ ने फोर्स लगाई। अब इस फोर्स की वजह से बॉडी ने इसकी तरफ मूव करना है। क्लियर? मूव करेगा, और जब आपको पता है बॉडी अपवर्ड जाती है तो अर्थ उस पर फोर्स लगाती है, डाउनवर्ड आएगी तभी भी उस पर फोर्स लगाएगी। जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है बॉडी की। जब डाउनवर्ड आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वेन एवर देर इज इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेलोसिटी, देन देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एक्सीलेशन। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज अर्थ की वजह से आ रहा है, तो दिस एक्सीलेशन इज नोन एज एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी सिंपल। एक्सीलेशन और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही चीज़ है, बट वेन एवर द एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ की वजह से जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है उसकी वजह से जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज योर सेकेंड टर्म जो आपने करनी है खुद से, ठीक है, दैट इज योर सेकेंड टर्म। अच्छा, ये आप डिफाइन कर लेंगे खुद से। अब नेक्स्ट टर्म आपको पूछिए वेट। वेट क्या चीज़ होती है? तो वेट है, जैसे ये मेरे पास अर्थ है, हमने ये अर्थ कंसीडर की है। अर्थ का मास आप कैपिटल M लिखेंगे और अर्थ का रेडियस आप कैपिटल R ही लिखेंगे, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी कैन कंसीडर द शेप ऑफ द अर्थ टू बी परफेक्टली स्फेरिकल। और आपको पता है अर्थ का जो शेप है दैट इज़ नॉट स्फेरिकल, बट अर्थ इज़ इन द इलिप्टिकल शेप और इट हैज़ अ ओवल शेप। बट यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमने इसको क्या कंसीडर किया? परफेक्टली स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया है, स्फेयर कंसीडर किया है। और एक बॉडी है जो आपने अर्थ के सरफेस के ऊपर रखी है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। तो जब आप वेट की बात करते हो, वेट क्या चीज़ होती है? वेट इज़ अ फोर्स, वो फोर्स ही होती है। अब जब आपने अर्थ को ऊपर ये बॉडी रखी है या अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा नियर ही रख लो, तो अर्थ जो है वो उस बॉडी पे फोर्स लगाएगी, और उसको जब फोर्स लगाती है तो अपने सेंटर की तरफ एग्जर्ट करवाती है फोर्स, मतलब इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। अब अर्थ के सरफेस को क्रॉस करके वो अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन जब ये फोर्स उस पर एग्जर्ट करती है तभी तो हम सारे के सारे अर्थ के सरफेस पे टिके हुए हैं। क्यों टिके हैं? बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। अर्थ ने हमें पकड़ करके रखा है, और हमें किसकी तरफ फोर्स लगवाती है? अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। तो ये जो आपके पास फोर्स आती है जो अर्थ किसी भी बॉडी पे लगाती है और उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। वो बॉडी का वेट होता है। द फोर्स exerted by the earth on the body towards its center, it is a very important part, towards its center, कहाँ की तरफ फोर्स लगाती है? सेंटर की तरफ, दैट इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली, वेट क्या चीज़ है जी? आपने बोला फोर्स है, ठीक है। जो कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। तो वेट का जो आप यूनिट लिखोगे, वेट फोर्स ही होता है, तो जो फोर्स का यूनिट है वही आपका वेट का होगा, यानी कि न्यूटन होगा। तो जब आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा? मास किस पे लग रही है? फोर्स बॉडी पे। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो सब कुछ इस बॉडी पे आएगा, जिस पे फोर्स लगती है उसकी कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो यहाँ पे मास आप बॉडी का डालोगे स्मॉल m, और एक्सीलेशन जो वो इस बॉडी पे रखोगे। तो जब अर्थ किसी पे फोर्स लगाती है और उसकी वजह से जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस होती है उसको आप
कैपिटल ए के साथ, सॉरी ए के साथ नहीं बल्कि किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल जी के साथ। तो यहाँ ए की जगह रिप्लेस होके आपके पास क्या आ जाएगा, जी। सो द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम इंटू जी, यही तो आप यूज़ करते हो। और इसका यूनिट जब आप डालोगे तो यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज़ मैंने बोली आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स बोली। यहाँ पे मैंने दो बॉडीज़ कंसीडर की है, m1 और m2 इनका मास है, स्फेरिकल बॉडीज़ कंसीडर की है और इनके बीच में लेट डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैंने कंसीडर किया इन दो बॉडीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेट r। तो आपने डिस्टेंस कहीं से भी नहीं लेना है, यहाँ सेंटर से ही कंसीडर करना है, क्योंकि स्फेरिकल बॉडीज़ का जो हम, क्योंकि मास तो देखो ये हर एक पार्ट में इसका मास बटा हुआ है, तो आपने दो बॉडीज़ में डिस्टेंस लेना है। तो हम हमेशा डिस्टेंस जो कंसीडर करते हैं वो बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास से कंसीडर किया जाता है। तो जो स्फेरिकल बॉडीज़ होती है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो दो इन स्फेरिकल बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस आप इन दो सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से ही लेंगे, तो उनके बीच में डिस्टेंस आर है। तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे पे क्या चीज़ एक्सर्ट करेंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने ये बोला था, ये भी आपका 9th का टॉपिक है, कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर इनका मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम होगी। Directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। अगर ये दो बॉडीज़ को आप पास रखोगे तो R कम होगा, अगर R कम होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस की थी। और जब दो के बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस को आप इंक्रीज़ करोगे तो R इंक्रीज़ हो जाएगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर R कम होगा तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, और R ज़्यादा कर दोगे, दूर चले जाएंगे बॉडीज़, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो यहाँ से लिखते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास बढ़ाओगे फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो आमने सामने का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। और R बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी, तो उल्टा रिलेशन, तो इन्वर्स में आएगा। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज़ m1 इंटू m2 and inversely proportional to square of the distance between them। तो F is inversely proportional to 1 by r square। Clear? तो according to universal law of gravitation, the force of attraction or the gravitational force between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बैक लिखी है उसको कंबाइन किया आपने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं देन वी आर ऑलवेज पुटिंग अ proportionality constant, and in this case we are using a capital G, फिर capital G is known as gravitational constant। क्लियर। सो G proportionality constant है, तो यहाँ से आप G का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। तो G कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस का और मास का डालेंगे आप, तो ये बन जाएगा। अब इसका यूनिट डालेंगे तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर बनेगा, नीचे मास है तो किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या चीज़ है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी जो है, स्मॉल जी जो है दैट इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी क्या चीज़ होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है स्मॉल जी ग्रेविटी है, अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वैल्यू जो कुछ और होगी, और अगर आप मून पे चले जाओगे तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है, जैसे आपने 9th में पढ़ा 1/6 टाइम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या बेसिक चीज़ रखोगे आप, कि स्मॉल जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू प्लेस चेंज हो जाती है। क्लियर। अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होगी। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते जाओगे या अर्थ के सरफेस के इंटीरियर में आते जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। बट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी दैट इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ से एक टर्म आपने खुद करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आप खुद डालेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है।
तो हमने क्या किया, एक अर्थ कंसीडर की है, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिख दिया, जिसका रेडियस आर है, अर्थ का मास एम है और उसके सरफेस पे आपने एक बॉडी रखी है स्मॉल एम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप इस बॉडी को रखोगे तो अर्थ जो है इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ, ओ की तरफ। तो जब अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी ऑफ मास एम दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स वेट। सो वेट इज इक्वल टू फोर्स, जो मैंने लास्ट पेज से आपको करवा दिया है, दैट इज इक्वल टू एम जी। तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो अर्थ के सरफेस पे वो एम जी आएगा, और एम जी क्या चीज़ है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, ये आ गया। सेकेंड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करती है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो इन दो बॉडीज़ के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लाई करेगी। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो ये बनेगा आर स्क्वायर। क्लियर। सो फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ बॉडी पे लगा रही है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में ही लग रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। यहाँ से आपके पास स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल g जो होती है अर्थ के सरफेस पे, हमने सरफेस पे निकाला ये, वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। क्लियर। जी और अर्थ का मास, ये अर्थ का मास है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है। और आर जो है वो अभी सरफेस पे जब आप खड़े हो तो सेंटर से लेके, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी की जब आप बात करते हो तो आपने सेंटर से ही डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक ही चीज़ है। वो कैसे, देखो इसको देखो, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एम जी है ना, तो आप चेक करो एफ इज इक्वल टू एम जी, देखो आपने ये निकाला है, क्या है ये, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर देखो, इसको सॉल्व किया तो यही तो आया, तो एक ही चीज़ है, यहाँ आपने स्मॉल जी की वैल्यू डाली थी। ओके।